कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। सो जो हमारा टारगेट था वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अर्थात कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस प्रकार का होता है, u प्लस आई वी टाइप का होगा। और कल ही हम इस बात की एनालिसिस कर चुके थे, ओके। तो कल ही हम इस बात की एनालिसिस कर चुके थे कि अगर हमारा v ऑफ एक्स वाई ये 0 के बराबर हो जाए तब कैसा फंक्शन होगा। ऐसी सिचुएशन में ये रियल वैल्यूड हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा एफ इज, ठीक है, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। एफ हमारा जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये जो आएगा ये रियल वैल्यू आएगी, इसीलिए ये हो जाएगा। फिर एक सिचुएशन और देखा था कि अगर हम y इक्वल टू 0 ही ले लें तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा z है वो x प्लस आई वाई होता है, तो ये हो जाएगा, ओके। इन दैट सिचुएशन इट विल बी x प्लस आई वाई एंड दिस इज इक्वल टू, ऐसी सिचुएशन में ये x के बराबर हो जाएगा, अर्थात z मेरा x हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा फंक्शन है f ऑफ z, उसकी जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x, और तब हमारा u भी, क्योंकि y 0 है तो u भी x का फंक्शन हो जाएगा और v भी जो है x का फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स है, बट जो वेरिएबल है जो z था वो केवल x हो गया, x इज अ रियल, तो ये रियल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा f है वो f क्या हो गया, f इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, f इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, ऑफ रियल वेरिएबल। तो वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए हमने कहा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, और वेरिएबल रियल है इसलिए रियल वेरिएबल बोला। तो ये बातें हम लोग डिस्कस किया। हम लोगों ने एक बात बड़ी अच्छी वहाँ पर डिस्कस की कि इन दोनों केस में, इस वाले केस में भी लिमिट निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि इस वाले केस में हमारा f ऑफ x है u ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ x, ठीक है। इस वाले केस में लिमिट निकालना काफ़ी आसान है। तो लिमिट भी पता कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। क्यों? क्योंकि f ऑफ x कुछ कैसा है, f ऑफ x है कि एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, दूसरे में किसी कांस्टेंट से गुणा और सम के रूप में है। तो आपको पता है कि अगर f और g दो फंक्शन है तो दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है। f कंटिन्यूअस है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर हम इन दोनों को यूज कर दें, ये कंटिन्यूअस, आई कांस्टेंट है, आई से गुणा करने पर कंटिन्यूअस, तो हमारा f कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे सेम सिचुएशन हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी जानते हैं कि अगर f और g दोनों जो हैं, अगर f और g दोनों डिफरेंशिएबल हों, अगर दोनों डिफरेंशिएबल हों तो उनको जो जोड़ेंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल होंगे, दैट विल बी आल्सो डिफरेंशिएबल। अगर c टाइम्स f करेंगे तो दैट विल आल्सो डिफरेंशिएबल, वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली, ओके, अल्टीमेटली आप कह क्या सकते हैं, अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों, अगर u डिफरेंशिएबल है तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जोड़ोगे तब भी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में चीज़ों को निकालना जो है वो काफ़ी आसान कार्य है ना, इट इज़ नॉट अ
टफ टास्क, ये कठिन कार्य नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस केस को ट्रिवियल मान करके हम इस केस की एनालिसिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न कल भी बताए थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कहे कि आप लिमिट निकालिए एज एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, तो ये ऐसी सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालने का मतलब है इन दोनों का अलग अलग लिमिट निकालना है, अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट यू एक्स प्लस आयोटा देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट वी ऑफ एक्स। तो आप भली बात यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके, यहाँ पर आप भली बात देख पा रहे हैं कि एफ एक्स का लिमिट निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि हम यू एक्स का लिमिट, यू का लिमिट निकाल लें, वी का लिमिट निकाल लें, दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमको एफ एक्स का लिमिट मिल जाएगा। ओके, तो हम इस केस को एनालाइज करने का कोई अलग से फ़ायदा नहीं है, और कारण बिल्कुल वही है। इसको अलग से एनालाइज करने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि हम ये पहले ही रियल एनालिसिस में लिमिट निकालना पढ़ चुके हैं। अब मसला आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो मामला आता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर हमको डिस्कस करना पड़े, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन of complex variable of ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर डिस्कस करें तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा एफ ऑफ जेड है वो पूर्ण रूप से यू ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर कल ही हमने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं z लेता हूँ x प्लस आई वाई फॉर्म का, तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लेन में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, अर्थात प्लेन में यह एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जिसका x कोऑर्डिनेट x होगा, y कोऑर्डिनेट y होगा, अर्थात इसी पॉइंट को z भी माना जा सकता है। तो अगर मैं इन जनरल केस में लिमिट निकालूं किसका, एफ जेड का, एज जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जहाँ नहीं आएगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको पूछना है। अगर मान लीजिए आपको लिमिट निकालना है एफ एक्स का एज जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, तो आपको पता है कि z यहाँ है, सपोज दैट z नॉट यहाँ है, तो आपको पता है कि इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जब z नॉट को जा रहा है। तो z नॉट को जाने के लिए रास्ते बहुत हैं, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में से कहीं किसी भी रास्ते z नॉट को पहुँच सकता है। ये भी एक रास्ता है, ऐसे डायरेक्टली भी पहुँच सकता है, घूम फिर करके ऐसे भी पहुँच सकता है। तो देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन विकल्प के माध्यम से हम z नॉट को पहुंच सकते हैं। तो इसका लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब ये पाथ पर डिपेंड ना करे, अर्थात किसी भी पाथ के अलोंग हम z से z नॉट पहुँचे, वैल्यू शुड बी सेम। एक एग्जाम्पल समझाते हैं तब आप इसको भली भांति समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने आपको सपोज दैट दे दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन मॉड जेड, या मॉड जेड अपॉन जेड दे दिया, सपोज ये एक फंक्शन दे दिया, तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स है। ये ऊपर वाला तो रियल होगा लेकिन नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगा, और एफ ऑफ जेड भी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारा z का मान 0 होगा तब इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन,
क्योंकि नीचे 0 होने का मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये तब डेफिनेशन है जब z 0 नहीं है, और जब z 0 है मान लीजिए उसका मान मैंने 0 ले लिया, ये मेरा फंक्शन है। अब मेरे से कोई पूछे कि आप इस फंक्शन का लिमिट निकालिए एज z टेंडिंग टू 0, जब z 0 को टेंड करे f ऑफ z, ये आप निकाल करके बताइए। तो एक चीज़ मैं काफ़ी दिनों से लिमिट में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा जाए कि z टेंडिंग टू 0, अगर ऐसा लिखा जाए z 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो z 0 को टेंड करने का मतलब है z जो है 0 के करीब तो है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 0, 0 के पास में है लेकिन 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में z 0 नहीं है। तो z 0 नहीं है तो z 0 ना होने पर परिभाषा क्या है, z 0 ना होने पर fx की fz की परिभाषा है मॉड z अपॉन z, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा लिमिट एज z टेंडिंग टू 0 मॉड z अपॉन z, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स में ध्यान से देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स में मैं देखूं तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, 0 कहाँ है, अगर देखा जाए तो 0 इज हियर, 0 यहाँ है, ये दिस इज योर 0। अगर मैं कहूँ कि z 0 को टेंड करता है तो कितने क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। 0 को टेंड करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कि z इस तरफ से टेंड करे, x एक्सिस किस तरफ से 0 पर जाए, एक ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन है कि z जो है ऊपर से नीचे ऐसे आए अर्थात y एक्सिस के अलोंग 0 पर जाए, और एक ऑप्शन है कि मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं जो फेमस ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए कि z इधर से टेंड करें तो एक ऑप्शन है, हो सकता है z इधर से भी टेंड कर सकता है, तो देयर मे बी डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में बोला था कि अगर हमें कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो चाहे जो रास्ता मैं चूज करूं, चाहे जो पाथ मैं चूज करूं, सभी के अलोंग वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो केवल 2 रास्ते ले लीजिए और दोनों में वैल्यू अलग अलग दिखा दीजिए, तो ये हो जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने 2 ऑप्शंस आपको दिखाए जो सबसे सरल ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं कह दूं कि z जो है z यहाँ है और रियल एक्सिस जो आपकी है इसके अलोंग 0 पर जा रहा है, तो आपको पता है कि रियल एक्सिस जो होती है उसमें x का मान तो होता है, y का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात रियल एक्सिस में कोई भी पॉइंट x प्लस आई 0 टाइप से लिखा जाता है, अर्थात उसमें 0 तो कुछ होता, y की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही अगर कोई कहे कि अगर हम y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो y एक्सिस पर क्या 0 होता है, y एक्सिस को आपको पता है कि x 0 होता है, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, y एक्सिस का इसीलिए समीकरण भी बताया गया है x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो अगर कोई z इस पर होगा तो उस z का रूप कैसा होगा, क्योंकि x 0 है तो पहला 0 होगा प्लस आयोटा टाइम्स y होगा। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट निकाल रहे हैं अलोंग x एक्सिस। इफ एज्यूम दैट, ऐसे लिखेंगे, एज्यूम दैट z इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, z इज टेंडिंग टू 0 along x एक्सिस। z जो है 0 को टेंड कर रहा है किसके along, x एक्सिस के along, और आपको पता है कि जब z 0 को टेंड करेगा x एक्सिस के along तो z का मान क्या होगा, z का मान x प्लस आई 0 होगा,
आई जीरो का मान जीरो ही है, तो बेसिकली जेड एक्स ही हो जाएगा। इसका मतलब एक्स इज टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में आपकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट जेड है तो जेड की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स टेंडिंग टू जीरो। और जहाँ जहाँ जेड था वहाँ वहाँ एक्स रख देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन जेड। क्योंकि आपको पता है कि जेड इज अ रियल नंबर, जेड हमारा कैसा है, रियल नंबर है। एक दो जैसे along पॉजिटिव रियल एक्सिस लिख दें, अगर हम z इज टेंडिंग टू x नॉट along पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस का होता है x का मान भी पॉजिटिव है, तो जब x का मान पॉजिटिव है तो मॉड x का मान x ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये x अपॉन एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यू विल गेट आंसर इज इक्वल टू 1। यही केवल हम इतना बदलाव कर दें, ठीक है। सपोज अगर हम यही चीज बदलाव कर दें कि मान लीजिए कि हम एज्यूम करें, मान लीजिए हमने अब की मैं पाथ अपना बदल दिया, अब की मान लीजिए मैं उल्टी दिशा से आ रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाली दिशा से तो आ ही रहा हूँ, लेकिन विपरीत दिशा से, उल्टी दिशा से आऊँगा, बैक साइड से। थोड़ा हमने शायद उल्टा कर दिया, मैंने चित्र जो बनाया है वो नेगेटिव दिशा है। अगर ध्यान दीजिए, अगर इस दिशा से आओगे तो एक्स का मान नेगेटिव होगा, तो एक्स का मान नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मॉड ऑफ -5 निकालोगे इसका मान होता है माइनस ऑफ -5, तो तभी +5 आएगा। मॉड ऑफ 5 निकालोगे, ठीक है, तो उसका मान 5 आएगा। तो कहने को तो नेगेटिव संख्या का जो मॉड्यूलस होता है उसके आगे माइनस लगाना होता है। तो मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव था पहले वाले केस में, तो मॉड ऑफ एक्स लिखोगे तो -x हो जाएगा, तो -x माइनस होना चाहिए। एज्यूम, तो यहाँ पर वर्ड ये जो पॉजिटिव लिखा था यहाँ नेगेटिव लिखना होगा, क्योंकि चित्र जो बनाया था ऐसा ही था। मान लीजिए कि z इज टेंडिंग टू z नॉट along पॉजिटिव x एक्सिस। अगर पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग हम जो है z को टेंड करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में z जो होगा, z तो मेरा x प्लस आई वाई जैसा होगा, लेकिन अब की बार जो z आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस सिचुएशन में जो मेरा z आएगा वो भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही होगा, आई जीरो होगा, जहाँ पर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ वाली सिचुएशन में x कैसा था, x नेगेटिव था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लिमिट निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट एज x टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि z की जगह x ही हो जाएगा, और फिर मॉड ऑफ x अपॉन x, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो इसका लिमिट आ जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू जीरो, तो आ जाएगा x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, यू विल गेट 1। इससे आपको 1 मिल जाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा। तो शायद हमने उल्टा कर दिया क्या, ऊपर आ गया पेज। ओके, इसके नीचे लाना था पेज, ले लीजिए आफ्टर, ठीक है। चलिए, पेज चूज करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, फिर नए सिलसिले। तो हमारा फंक्शन मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू था, इट इज मॉड जेड अपॉन जेड, और ये तब जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो था, एंड इट इज जीरो व्हेन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग देख रहे थे इसका लिमिट, हम लोग देख रहे थे लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एज जेड टेंडिंग टू जीरो। हम ऑफ एफ ऑफ जेड का लिमिट देख रहे थे जब जेड टेंडिंग टू जीरो हो।
ऑलराइट। तो हमने दो केसेस लेकर के देख लिए। हमने पहला केस लिया कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन था और दिस वाज आवर ज़ीरो, ये हमारा ज़ीरो था। एक बार हम नेगेटिव साइड से जेड को अप्रोच किए, एक बार हम पॉजिटिव साइड से जेड को अप्रोच किए। तो जेड हमारा अगर इधर होगा तब भी जेड का फॉर्म x प्लस आई ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पर x जो है पॉजिटिव आएगा। इन दैट केस x विल बी पॉजिटिव, x पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर हम इस डायरेक्शन में सपोज दैट फ्रॉम दिस साइड अगर हम अप्रोच करें, अगर इस दिशा से अप्रोच करते हैं, इन दैट केस x विल बी ऑफ द फॉर्म, x जो हमारा होगा वो x प्लस आई ज़ीरो फॉर्म का ही होगा, लेकिन यहाँ पर x कैसा होगा, x विल बी नेगेटिव, x हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये दो सिचुएशन आ गए। तो पहली सिचुएशन में हमने देखा कि जब इस वाले सिचुएशन में देखा तो जो ये लिमिट आया था दैट वाज -1। जब इस वाले सिचुएशन में हमने देखा तो आंसर विल बी 1, ठीक है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब अदर केसेस में हम बात करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर केसेस। अदर केस का मतलब मान लीजिए कि क्योंकि हमारे पास अलग पाथ है, हम आपको यहाँ पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि इफ़ वी चूज डिफरेंट पाथ देन वी कैन गेट डिफरेंट लिमिट, हम अलग लिमिट पाएंगे। और आपको पता है कि अगर अलग अलग पाथ के अलॉन्ग अलग अलग लिमिट आए तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो सपोज z इज हियर, अगर z हमारा यहाँ है तो आपको पता है कि ये y एक्सिस है और y एक्सिस में x का मान 0 होता है। तो अगर y एक्सिस में x का मान 0 है तो इसका मतलब z का मान z क्या होता है, z होता है हमारा x प्लस आई वाई। तो x 0 हो गया तो ये हो जाएगा 0 प्लस आई वाई फॉर्म, ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा। अगर यही z मान लीजिए कि हम ऊपर वाले दिशा से 0 को नीचे अप्रोच करते, मान लीजिए इस दिशा में अप्रोच करते मान लीजिए, तो ये आता। और एक अप्रोच करने का ढंग ये भी था, नीचे से ऊपर जाते हम, इस दिशा में अगर हम अप्रोच करते तो ऐसी दिशा में अप्रोच करते तो z यहाँ पर जो होता वो भी z इज इक्वल टू 0 प्लस आई वाई ही आता, जहाँ y क्या होता, नेगेटिव होता। तो दोनों केसेस में देख करके चलते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि if we approach zero along पॉजिटिव y एक्सिस, अगर हम पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y ऊपर वाला होता है, अगर इस दिशा में हम मूव करें, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा लिमिट एज z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ z की परिभाषा यही है। आपको पता है कि z टेंडिंग टू z 0 का मतलब हुआ कि z 0 नहीं है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लिमिट एज z टेंडिंग टू मॉड z अपॉन z, इसका लिमिट हम निकालना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिए, जब हम पॉजिटिव y एक्सिस की दिशा में जा रहे हैं तो z कैसा है, z हमारा आई वाई फॉर्म का है। तो आप एक निगाह से समझिए कि z आई वाई है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू आई वाई। आप कह रहे हैं इट इज अप्रोचिंग टू 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, आई कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या निकल करके आया, यहाँ निकल करके आया कि y इज टेंडिंग टू 0। तो z इज टेंडिंग टू 0 का मतलब हो गया कि y 0 पर जा रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा along
पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जेड इज टेंडिंग टू 0 को लिखेंगे वाई इज टेंडिंग टू 0। और क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जेड का मान कैसा है, आई वाई टाइप का है, तो हम इसमें मॉड ऑफ आई वाई करेंगे, मॉड ऑफ आई वाई अपॉन आई वाई। तो आपको पता है कि आई वाई का मॉड्यूलस क्या होता है, वाई रियल है, जैसे x प्लस आई वाई लिखा रहता है z, तो मॉड z का होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आई वाई लिखा है तो मॉड z क्या आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉड z आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर, x तो 0 है तो y ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर ये बन जाएगा कि लिमिट y टेंडिंग टू 0, ऊपर y बचेगा, नीचे आई वाई बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/i। 1/i कांस्टेंट हो गया। अब y का रोल बचा ही नहीं है तो y टेंडिंग टू 0 का कोई मतलब नहीं है। आई वाई इसको आप माइनस आयोटा भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यू कैन डू इट इजीली। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ अ बेसिक थिंग। और आकाश बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं कि एग्जाम में नहीं है, सीयूटी में है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैंने बहुत बार स्टूडेंट से डिस्कस भी किया है कि हम यूजुअली 3-4 कोर्सेज को क्लब करके काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि जैसे आप लोग सभी जैम के या तो एस्पिरेंट होंगे, या तो आप जैम का एग्ज़ाम देंगे, या तो आप एनबीएचएम का एग्ज़ाम देंगे फेलोशिप के लिए, या तो आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे। सीयूईटी का एग्ज़ाम मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, खासकर मास्टर्स के लिए भी, पीएचडी के लिए भी। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी फ़ी है वो कम होती है, और जो खासकर जो आईआईटीज़ होते हैं उसमें फ़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ी का एक बार अरेंजमेंट कर देंगे तो लगभग हमें जो जानकारी है वहाँ से आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा जो है उससे हमारे कन्वर्सेशन हुए, तो जो हमारी जानकारी है अलग अलग आईआईटीज़ की अलग अलग फ़ीस है, लेकिन लगभग 90,000 के आसपास पर सेमेस्टर फीस है, खासकर जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी कम्युनिटी के लिए शायद फ्री है। तो जनरल वालों के लिए भाई सभी उतने धनी हो इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, आप आईआईटी की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा सुझाव रहता है, खासकर जो स्टूडेंट्स या तो जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या अदर भी कम्युनिटी के भी हैं, तो मेरा सुझाव रहता है थोड़ा सा सीयूटी की तरफ भी वो फोकस रखें, ताकि इन केस परिवार में ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम पैसा नहीं पे कर पाए, या हो सकता है कि हमारा एग्जाम में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें पढ़ी जा रही हैं ये सीयूटी को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख करके पढ़ी जा रही हैं, और 28 फरवरी तक नेट का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर कुछ अभी आज तो जुड़े नहीं हैं, 2-3 स्टूडेंट्स हमारे नेट के भी हैं। तो नेट के एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स का अच्छा खासा रोल है। इसी वजह से मैं 28 फरवरी तक सीयूटी और नेट, और सीयूटी नेट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एनबीएचएम को ध्यान में रखते हुए मैं कराऊंगा। 1 महीना अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाए, उसके बाद फिर हम उन्हीं टॉपिक्स पर वापस लौटेंगे, रियल एनालिसिस के टॉपिक पर, या अलजेब्रा के टॉपिक पर, या लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक पर, जो आप लोगों का सुझाव रहेगा। बट ये जो हमारे 26-27 दिन अभी बचे हैं, ये 26-27 दिन में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि सीयूटी का कोई क्वेश्चन या अदर कोई क्वेश्चन आप ना टैकल कर पाएँ। तो आई थिंक आई हैव कन्वेड माई पॉइंट टू आकाश, सो दैट अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी सेपरेटली। ठीक है, आई कैन गाइड यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लेक्चर मिलेगा, एक सेपरेट लिंक आपके ईमेल पर पहुंचा होगा। जिसको नहीं मिला होगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। ठीक है आकाश, मिला है तुम्हें? जी सर।
ठीक, गुड। तो चलिए हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन वी अप्रोच, अर्थात व्हेन z अप्रोच टू जीरो इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। नेगेटिव वाई डायरेक्शन के केस में अगर अप्रोच करें तो क्या मामला बनेगा। तो नेगेटिव वाले में फिर से वही देख लीजिए कि जब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो नीचे होगा, तो नीचे होगा तो z इज 0 प्लस आई वाई फॉर्म का होगा, लेकिन y नेगेटिव आएगा। यही आपको दिमाग में रखना है, y नेगेटिव। ठीक है। और ऊपर वाले में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ मैं बता दूं कि मैंने मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दिया था। अभी पिछले किसी स्लाइड में मैंने लिखा है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। आप मिस्टेक क्या हुआ, ये जो मॉड है इसको तो पढ़ते हैं मॉड, लेकिन रियल एनालिसिस में ये मॉड नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में इसको मॉड पढ़ते हैं, तो मेरी थोड़ी सी एक आदत है, हम इसको मॉड ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने मॉड लगाया था वो वास्तव में मॉड ही था, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू की ये डेफिनेशन है कि अगर x नेगेटिव होगा तो उसका मान माइनस एक्स आता है, x पॉजिटिव होगा तो 0 आता है। लेकिन मॉड का परिभाषा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर वाले में दिक्कत क्या हुई, ऊपर वाले में दिक्कत हुई कि हमने ऊपर वाली ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाली डेफिनेशन लगा दी, इसलिए -1 आ रहा है। आर यू गेटिंग? लेकिन अगर मॉड की आप डेफिनेशन लगाओगे तो चाहे नेगेटिव लोगे तब भी प्लस में आएगा, पॉजिटिव लेंगे तभी प्लस में आएगा। अर्थात ये जो दो अलग अलग वैल्यू मैं बता रहा था, ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगे, ये 1 ही आएगा दोनों केस में। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा आएगा। अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएंगे तो हमारा लिमिट कुछ ऐसा ही होगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z की परिभाषा है मॉड z अपॉन z, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में z का फॉर्म है आई वाई फॉर्म, व्हेन इट इज गोइंग टू 0, यहाँ से y टेंडिंग टू 0 आ जाए, बिल्कुल एज इट इज होगा तो यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ आई वाई अपॉन आई वाई। तो आपको पता है मॉड ऑफ आई वाई वाई आता है, अभी भी यहाँ से हमने देख लिया। अगर हम आई वाई, क्योंकि x का मान 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा y ही। तो यहाँ पर y रख देंगे, यू विल गेट y अपॉन आई वाई। तो और ये लिमिट एज y टेंडिंग टू 0 है एंड इट विल गिव 1 अपॉन आई। तो फिर से वही आ गया। तो हम दोनों केस में देख चुके हैं कि अगर हम x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो लिमिट 1 आ रहा है, y एक्सिस के अलोंग 0 को मूव कर रहे हैं तो लिमिट माइनस आई आ रहा है। तो दोनों पाथ के अलोंग हमारा जो लिमिट है अलग अलग आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई पूछे कि क्या ये लिमिट जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, कौन सा लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, लिमिट मॉड z अपॉन z, ये जो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे थे क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो आप कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और कारण बताएंगे बिकॉज along x एक्सिस के along जो लिमिट है मॉड z अपॉन z की एज z टेंडिंग टू 0, ये 1 है, एंड along y axis this limit, the same limit is minus I। दोनों लिमिट अलग अलग हैं, therefore limit does not exist। हो तो गया है, बिकॉज x एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट 1 आ रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग -1 आ रहा है, दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक चीज दिमाग में हमेशा बना कर रखना, जब रियल एनालिसिस हम पढ़ा रहे थे वहां भी बताए थे कि
कोई चीज कहा जाए इट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है। अस्तित्व में है का मतलब है कि उसका मान फाइनाइट हो, साथ ही साथ उसका मान यूनिक हो। ठीक है, वो फाइनाइट और यूनिक हो। तो यहां पर वैल्यू तो फाइनाइट आ रही है, दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू आई है, एक की वैल्यू माइनस आई है, लेकिन ये यूनिक नहीं है। यूनिक माने सेम नहीं है। यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर -1 आ रहा है। तो ऐसा केस हम लोगों को बारंबार देखना है। ठीक है, अब हम कुछ केसेस आपको बताते हैं। एक तो है, ये तो होगा लिमिट निकालने का मामला। तो हमने कहा था कि एनालिसिस का मतलब ही होता है कि हम एनालिसिस में करते क्या है। हमें बेसिकली चाहे वो रियल एनालिसिस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो एनालिसिस में हम लिमिट निकालते हैं, हम लिमिट चेक करते हैं, हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो हम तीनों चीजें यहां भी पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहां पर एक शब्द और भी है, हम एनालिटिसिटी भी पढ़ेंगे। एनालिटिसिटी का मतलब हुआ कि ये एक प्रकार की डिफरेंशियबिलिटी ही है, अर्थात ये जो परिभाषा एनालिटिक की परिभाषा होती है और डिफरेंशियबिलिटी से मिलती जुलती है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा डिफरेंशियबिलिटी नहीं है कॉम्प्लेक्स में, बल्कि एनालिटिसिटी है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रियल फंक्शंस की तुलना में काफ़ी डिफर बिहेवियर करते हैं, काफ़ी अलग व्यवहार करते हैं। जैसे अभी आगे हम बताएंगे, इसका रियल रीजनिंग बताएंगे। जैसे आपको पता है कि जो साइन फंक्शन है रियल एनालिसिस में, साइन एक्स का मॉड जो है वो कितने के बराबर होता है, कोई बता सकता है? ये किससे बाउंडेड है? साइन एक्स किससे छोटा है रियल में? 1 से। 1 से, गुड। तो रियल एनालिसिस में साइन एक्स 1 से छोटा है, क्योंकि साइन एक्स का मान जो है -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर हम लोग साइन जेड भी पढ़ेंगे, अर्थात साइन कॉम्प्लेक्स साइन फंक्शन भी पढ़ेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फंक्शन बाउंडेड है। रियल में ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का होता है नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। इसकी रीजनिंग हम समय जैसे आएगा, अभी समय इसका रीजनिंग एक लाइन का आंसर आपको बताएंगे। खासकर एनबीएचएम का जो, क्योंकि एनबीएचएम की परीक्षा जब आप पास करते हैं तो आपको डायरेक्ट फेलोशिप नहीं मिलती है, उसमें आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। उस इंटरव्यू में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि साइन जेड अनबाउंडेड क्यों है। क्योंकि जो पढ़ा नहीं रहेगा वो तो कहेगा कि हम तो साइन जेड बाउंडेड पढ़े हैं, <1, तो चाहे जेड हो चाहे एक्स हो दोनों सेम है, तो लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो रियल में तो होल्ड करती हैं बट कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती हैं। कल ही किसी ने कहा था कि ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी रियल में होल्ड करती है लेकिन कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती है, ऑर्डरिंग जिसको कहते हैं। क्योंकि आर के बारे में कहा जाता है, अगर मैं लिखूं आर के बारे में, तो आर कैसा सेट है? आर के बारे में कहा जाता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, इट इज अ कंप्लीट वेल ऑर्डर्ड सेट। इसके बारे में कहावत है कि आर जो है वो कंप्लीट भी है, वेल ऑर्डर्ड भी है और फील्ड भी है। लेकिन सी के बारे में कहा जाता है सी इज कंप्लीट
सी इज फील्ड बट नॉट बेल ऑर्डर्ड, लेकिन ये बेल ऑर्डर्ड नहीं है। अर्थात कॉम्प्लेक्स में हम ये नहीं बता सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने गिवन है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। केवल ये बता सकता हूँ कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। केवल हम इक्वलिटी या इनइक्वलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन लेस आर इक्वल टू बता पाना कॉम्प्लेक्स के केस में सही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। चलिए हम कोई ऐसा फंक्शन आपको बताते हैं जिसका लिमिट एग्जिस्ट करे, तब थोड़ी सी तसल्ली आपको होगी कि हाँ कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना ले लूँ एफ ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z ले लूँ। सपोज आई एम टेकिंग एफ ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z, और आपको पता है कि ये सब जगह डिफाइन है, मतलब इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल z इन c, यहाँ पर हमारा z कहाँ से आ रहा है, c से आ रहा है। अगर कोई हमसे कहे कि फाइंड आउट द लिमिट एज z टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ z, तो आपको बताया कि अगर ऐसा लिखा है कि z टेंडिंग टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है। इसका रियल मीनिंग है कि इफ 0 इज हियर देन z इज वेरी क्लोज टू 0। z जो है 0 के बहुत करीब में है लेकिन बराबर नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि z टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि z बराबर 0, z बराबर 0 पुट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। z टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि z 0 तो नहीं है बट वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0, 0 के बहुत करीब है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लें तो दिस विल बी लिमिट एज z टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ z, इसका मतलब हम मॉड z रख देंगे। ठीक है, अब मॉड z रखने पर अगर मैं z टेंडिंग टू 0 है तो अगर z टेंडिंग टू 0 है तो जो मॉड उसका होगा वो भी तो 0 के करीब होगा, दैट विल बी आल्सो गोइंग टू 0, सो ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए एकदम डायरेक्ट इसका लिमिट एग्जिस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं अपना सपोज दैट एक नया एग्जांपल लेकर के एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं लिमिट निकालूँ एज z गोइंग टू a एफ ऑफ z निकालूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा लिमिट एज z टेंडिंग टू a z स्क्वायर। तो जहाँ z है वहाँ a स्क्वायर जैसा, z a के करीब है तो z स्क्वायर किसके करीब होगा, वो a स्क्वायर के करीब होगा, तो यू विल गेट a स्क्वायर। तो इन सब केसेस में लिमिट अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, देयर विल बी नो इशू। ठीक है, तो जैसे रियल एनालिसिस में लिमिट की डेफिनेशन है, वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी लिमिट की डेफिनेशन है, जिसको आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलें तो गलत नहीं है। ठीक है, रियल में भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स में भी। जैसे अगर हम रियल में लिखते हैं लिमिट एज x टेंडिंग टू x नॉट एफ ऑफ x, ये रियल में मान लीजिए अगर इसकी लिमिट रियल है तो क्या डेफिनेशन होती है, हम कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 is greater than mod of x minus x naught is less than delta। whenever को तो जब ये होगा
मतलब जब x x नॉट के करीब होगा तब f ऑफ x यल के करीब होगा। इसका मतलब यही हुआ, कहने को तो जब ये होल्ड करेगा तब ये अपने आप हो जाएगा। इसका यही तो आप यहाँ भी कह रहे हैं कि जब x x नॉट के करीब है तब f ऑफ x कहाँ जा रहा है, यल पे जा रहा है, अर्थात f ऑफ x यल के करीब है। यही काम अगर आप कॉम्प्लेक्स के लिए करें तो बिल्कुल डिट्टो यही है, मतलब देयर इज नो चेंज एट ऑल। कारण क्या है, डिट्टो यही है का मतलब हुआ कि अगर मैं यही डेफिनेशन ऐसे लिखता है, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू, अगर मैं यल लिखता या मान लीजिए कि मैं w नॉट लिखता तो यही होता है, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of z minus w naught is less than epsilon whenever 0 is less than mod of z minus z naught is less than delta। अब स्टूडेंट्स, क्या आप लोग इसमें बता सकते हैं कि इन दोनों परिभाषा में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? सामने ही आपके है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? एनी डिफरेंस जो आप महसूस कर पा रहे हो? वैसे ये डिफरेंस अभी मैं जस्ट ऊपर ही मेंशन कर चुका हूं। गलत सही जो दिमाग में आए एक बार कोशिश करो बताने की। हेलो सर, कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस हो सकता है? क्या क्या? कॉम्प्लेक्स का? हाँ, आइडिया सही है, कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में से किस चीज का? कॉम्प्लेक्स में किस चीज का? बैकग्राउंड थोड़ा आवाज, अदर प्रतिभा। सर, उसके वेरिएबल का डिफरेंस हो सकता है कॉम्प्लेक्स के? तो वेरिएबल कुछ भी लिखे जा सकते हैं। मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पर, जो ये मॉड जैसा दिख रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। और यहाँ पर क्या है? मॉड्यूलस है। अभी भी ऊपर ही यही बता रहे थे कि रियल में एब्सोल्यूट वैल्यू होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? मॉड्यूलस। दोनों की परिभाषा अलग है। यहाँ पर रियल में मॉड एक्स की परिभाषा है कि अगर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो इसका मान x आएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो उसका मान -x आएगा। इसकी परिभाषा ये है मॉड x की। लेकिन कॉम्प्लेक्स में वही मॉड की परिभाषा, मतलब चिन्ह दोनों का सेम है, मैं मॉड ही पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर परिभाषा है अंडर रूट a² प्लस x² प्लस y²। ये अंतर है। अगर किसी ने पिछली क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो हमने मेट्रिक स्पेस, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी है मेट्रिक स्पेस 6 सेमेस्टर में, तो मेट्रिक स्पेस जिन्होंने पढ़ा होगा, मेट्रिक स्पेस में भी परिभाषा ऐसी ही है। अगर यही सारी चीजें मेट्रिक स्पेस में हो रही होती, ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि ये जो लिमिट मैं निकाल रहा हूं वहां भी लिमिट निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए कि XD कोई मेट्रिक स्पेस होता मेरा, ठीक है, मेट्रिक स्पेस होता, तो अगर कोई कहता कि आप लिमिट निकालिए f ऑफ x एज x टेंडिंग टू x नॉट इज इक्वल टू l, अगर यहाँ पर लिमिट निकालने की बात आती, जहाँ पर हमारा f जो है फंक्शन है फ्रॉम x टू x, अर्थात
एक मेट्रिक स्पेस से दूसरे मेट्रिक स्पेस के बीच में फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या, ऐसी सिचुएशन में होता कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो हम कहते हैं मॉड जहां लिखेंगे वहां डी लिखेंगे, डी माने डिस्टेंस, यहाँ पर मेट्रिक का मतलब ही होता है डिस्टेंस फंक्शन। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होइएगा, समझ में आएगा। वैसे डी माने डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि ये डिस्टेंस का ही मामला है। एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट का मतलब है कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस कॉमा एफ ऑफ एक्स कॉमा एल और एफ एक्स के बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन होगी whenever distance of x and x naught is less than delta। तो बात बिल्कुल वही हुई, मतलब मेट्रिक में जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात ऊपर भी बोली जा रही है। यहां पर एफ एक्स और यल के बीच की दूरी की बात है, यहाँ x और x नॉट की दूरी की बात है। तो वास्तव में यहाँ आप कर क्या रहे हैं, ये सब दूरी ही निकाल रहे हैं। ये दोनों जो हैं अपने दूरी ही निकाली है, x और x नॉट के बीच की दूरी, z और z नॉट के बीच की दूरी, ठीक है। क्योंकि मेट्रिक स्पेस जिन्होंने भी पढ़ा है उनको बताया गया है कि अगर आप x को r ले लीजिए और d को अपना d ऑफ एक्स वाई को ऐसे डिफाइन कर दो मॉड ऑफ x माइनस वाई, जिसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो आर रियल लाइन जो है ये वास्तव में ये मेट्रिक स्पेस बन जाता है। अर्थात जो आप पूरी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने मेट्रिक स्पेस पढ़ लिया तो पूरी रियल एनालिसिस जान लीजिए वो पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आर जो है पूरा रियल एनालिसिस मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है। तो जितनी प्रॉपर्टी आप रियल की पढ़ रहे हैं वो मेट्रिक स्पेस में आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि दैट इज एडवांस टॉपिक। तो अगर हम इसी में कुछ ना करूं, डी एफ एक्स वाई की यही परिभाषा लगा दूं तो मुझे रियल वाला वो मिल जाएगा, रियल वाली परिभाषा जो पहले नंबर पर मैंने लिखी है। इसी में अगर मैं x इक्वल टू सी ले लूं और डी ऑफ एक्स कॉमा वाई को डिफाइन कर दूं कैसे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पर ये मॉड्यूलस है। तो आप लोगों को मेट्रिक में सिखाया जाएगा ये C जो है इस मॉड्यूलस के साथ ये भी मेट्रिक स्पेस बनाता है। अगर ये मेट्रिक स्पेस बनाता है तो अगर यही परिभाषा कॉम्प्लेक्स के लिए लिख दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स वाला डेफिनेशन मिल जाएगा। तो हमने नीचे जो ये मेट्रिक वाली परिभाषा लिखी है ये बिल्कुल जनरल है, इसी में D का मान ये रख देंगे तो पहला वाला मैट्रिक मिल जाएगा, D का मान ये रख देंगे तो दूसरा वाला मैट्रिक मिल जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे रियल में अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि -2 और 5 के बीच की दूरी निकालिए, कौन बताएगा? -5 और 2 के बीच की दूरी क्या है? हेलो, 7। हाँ 7 है। तो ये दूरी आपने निकाली कैसे? ये दूरी निकालने का तरीका है कि देखो, दूरी निकालने का तरीका बता रहा है, दोनों को घटा दीजिए फिर मॉड्यूलस निकाल दीजिए। तो -2 में से -5 घटा दीजिए फिर मॉड्यूलस ले लीजिए तो आ जाएगा मॉड -7 इज इक्वल टू 7, मानो ना एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो आप दूरी निकालने की बात करते हैं तो रियल में दूरी ऐसे निकाली जाती है। कॉम्प्लेक्स में दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को घटा करके उनका मॉड्यूलस ले लीजिए, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यहाँ मॉड्यूलस लेना है। ओके, तो दिस इज द केस। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर।